हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा जागा कमिंग अप विद नेक्स्ट सेशन ऑफ लेट अस एक्सप्लेन, जहाँ पे हम कोई एक कहानी लेते हैं और उस कहानी के सभी पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। और आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं ज़रा आपको एक जिंगल याद दिलाती हूँ जो कि 90s की आपको याद दिला देगा। दैट इज दूध है मस्ती, दूध है फन, मस्ती ही मस्ती हर कदम, मेरे संग चलता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। एंड इफ यू रिमेंबर दिस सॉन्ग, 90s का बड़ा पॉपुलर सॉन्ग था। एंड दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर आर स्टोरी इन टर्म्स ऑफ कि पहले 1970s 80s में कहानी आया करती थी कि जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स थी या मेनी ऑफ द स्टेट्स इतना दूध वहाँ पीते ही नहीं थे बिकॉज दूध की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं थी। अब हर घर दूध मिलता है और आप घर घर में पनीर बनना देख सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा रोल अगर किसने प्ले किया था तो वो अमूल मिल्क कॉपरेटिव्स ने प्ले किया था। And that is why we're going to discuss the stories of the rise of cooperative today. कि cooperatives होती क्या हैं और कैसे वो इस देश के विकास में मदद कर सकती हैं। And to understand that, let's start with our story. तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि why this entire story start. हम क्यों किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं? Because contemporary time में कहीं ना कहीं वो न्यूज़ में आ जाती है। And this was also in news recently. In news जैसे इंडिया टुडे ने कवर किया था, इट वॉज अराउंड yesterday or day before yesterday when Prime Minister came up with a speech when he talked about कि सहकार से समृद्धि होगी। सहकार means cooperative. We are thinking of developing our countries on line of developing more cooperative society. So when he has come up with this policy जहाँ पे वो cooperatives के लिए ease of doing business improve करने की बात कर रहे हैं, let's understand cooperatives होते क्या हैं और ऐसे कौन से challenges हैं जो उनके सामने आ रहे हैं, so that you know हम इससे कुछ सीख सकें और कुछ बेहतर सजेस्ट कर सकें जिससे कि cooperatives अगर इतने सक्सेसफुल हैं तो उनकी सक्सेस स्टोरी में और चार चांद लग सकें। Now let's just move ahead. It's understanding the background first कि cooperatives होते क्या हैं। Now, to understand cooperatives are nothing, they are form of a voluntary associations where people of similar background, they come together, they pool their resources and then utilize this resource to attain the common goal, that is prosperity and development. तो जैसे औरतें हैं, उनके पास सिलाई, बुनाई या फिर दूध, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का गुण होता है और जब तक वो साथ में आके कोई कोऑपरेटिव नहीं बना लेती, अक्सर वो घर की गृहिणी तक ही सीमित रह जाती हैं। बट देयर हैज़ बीन एग्जाम्पल जैसे लिज्जत पापड़ इन गुजरात एंड राजस्थान, वहाँ पे अपनी नॉर्मल होममेड स्किल को उन्होंने इतना बेहतरीन बना लिया जब वो कोऑपरेटिव फॉर्म में आ गई। तो सो दिस इज एग्जाम्पल व्हेन यू कैन पूल योर रिसोर्स और सिर्फ अपनी नहीं, इस कंट्री के डेवलपमेंट में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट कोऑपरेटिव। और कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट फीचर होता है वो ये होता है कि जॉइंट कंट्रोल होता है एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होता है। दैट मीन्स जितनी भी मेंबर होंगे वो सभी मिलके उसको कंट्रोल करते हैं। इट्स नॉट कि टॉप डाउन कम्युनिकेशन नहीं होती, ऊपर से काम नहीं करते, सब मिलके काम करते हैं, इसीलिए इसे सहकारिता कहते हैं। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर है जहाँ पे बेसिकली एक फॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है, उससे थोड़ा अलग कॉपरेटिव्स काम करते हैं। वहाँ इनफॉर्मल होता है पर सबकी इज्जत एक बराबर होती है और सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द कोऑपरेटिव व्हिच गिव द कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर टू ऑल द मेंबर्स, एंड दैट्स व्हाई कॉपरेटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Now the next question is about after we have understood the backgrounds of the cooperative, it's understanding the history. कि कॉपरेटिव्स की अंडरस्टैंडिंग में उनका हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है और वहीं से हम शुरू करते हैं कि कॉपरेटिव्स की नींव ब्रिटिश एरा के टाइम पे रखी गई थी। एट दैट टाइम फार्मर्स वर टायर्ड ऑफ लैंडलॉर्ड्स एक्शंस, उनके अत्याचार से परेशान हो चुके थे। And after which they came up with several initiatives, including they started protesting against the landlord. Now government at that time, government decided, क्योंकि अपने अगेंस्ट तो वो एक्शन लेती थी अगर कोई उनके अगेंस्ट आ रहा है, बट लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट वो कुछ कर सकते थे। तो काफी लेजिस्लेशन आए, including Deccan Agricultural Act and several other acts which provided for the formation of cooperatives.
और इसको प्रॉपर ढांचा देने वाला जो एक्ट था वो था कोऑपरेटिव्स क्रेडिट सोसाइटी एक्ट ऑफ 1904। तो 1904 का जो ये एक्ट था, इट एक्चुअली प्रोवाइडेड फॉर दी प्रॉपर स्ट्रक्चर जिसके बेसिस पे हम कोऑपरेटिव्स को रन करने वाले थे। Now 1904 Act provided for the proper structure around which the cooperatives were to be governed. Because इनके बारे में बात हो चुकी थी, पर ढांचा देने में इस एक्ट का बहुत बड़ा रोल था। Now ever since then cooperative society आ तो चुके थे, बट इनका फॉर्म बदलता रहता था। Like Montague-Chelmsford reform. ड्यूरिंग दिस रिफॉर्म कॉपरेटिव्स जो कि सेंटर के कंट्रोल में आते थे, अब एक प्रोविंसेस का सब्जेक्ट बन चुके थे। दैट मीन्स स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कॉपरेटिव्स को हैंडल करना। पर अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे स्टेट इतनी प्रोएक्टिव थी नहीं, तो कॉपरेटिव्स भी कहीं भीड़ में खो गए। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड गवर्नमेंट हैड दिस अवेयरनेस कि कॉपरेटिव्स कैन प्ले ग्रेटर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इनफैक्ट आर लीडर्स लाइक महात्मा गांधी वर वेरी वेहेमेंट दैट कॉपरेटिव्स का रोल बहुत बड़ा होना चाहिए। And that's why in 1954, National Developmental Council gave the recommendation that there has to be a policy on the cooperatives. After which, after several decades in fact, 1954 में recommendation दी गई, but around 1984, we came up with the proper framework that is Multi-State Cooperative Society Act. अगर जो cooperative है वो multiple states में काम करता है, एंड फॉर रेगुलेशन विद इन द स्टेट के रिस्पेक्टिव लेजिस्लेशन इसमें काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। और रेगुलेशन में काफ़ी तब्दीलियां की गई, जैसे इलेक्शन के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस लेकर आया गया, जिससे कि गवर्नेंस बिल्कुल लोकल लेवल पे हो। साथ में वुमेन के लिए रिजर्वेशन दी गई मैनेजमेंट में, और ST SCs के लिए रिजर्वेशन दी गई, 1 सीट SC ST के लिए और 1 सीट वुमेन के लिए। अकॉर्डिंगली गवर्नेंस को थोड़ा डेमोक्रेटाइज कर दिया गया। एंड वंस वी हैव अंडरस्टूड दिस हिस्ट्री, इसके बाकी के हिस्से को समझना भी बहुत आसान हो जाता है। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब हुआ क्या, अराउंड 1970s 1980s इंडिया एक्सपीरियंस द व्हाइट रेवोल्यूशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन मीन्स, मैंने कहा ना पहले नॉर्थ ईस्ट में जहां दूध नहीं मिलता था, दूध की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जहां था नहीं वहां पे वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ द मिल्क बन चुके थे हम। And India became a leader in the milk production along with the leader in the production of the rice and wheat because of green revolution। और इस सब में cooperatives का बहुत बड़ा रोल था। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए फर्टिलाइजर्स कॉपरेटिव्स लाइक इफ्को बने थे, शुगर कॉपरेटिव्स, कॉटन कॉपरेटिव्स। इनफैक्ट 80 to 90% ऑफ द प्रोडक्शन या फिर सेल कॉपरेटिव्स के थ्रू हो रही थी उस टाइम पे। सिमिलरली व्हाइट का तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, दैट इज मिल्क का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कॉपरेटिव्स के ही थ्रू हो रहा था। नाउ बाय 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वी डिसाइडेड कि कॉपरेटिव्स को थोड़ा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दे दिया जाना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी सक्सेसफुल और इनकी सक्सेस स्टोरीज को और भी ज्यादा रेप्लिकेट किया जा सकता है। सो इन अराउंड 2011 वी केम अप विद वेरियस चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स by Article 19C it became fundamental right कि अगर आप चाहते हैं cooperatives बनाना तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ये आपका fundamental right बन जाता है। Accordingly स्टेट ने क्या किया, उसने अपने ऊपर भी जिम्मेदारी ले ली, एंड अंडर आर्टिकल 43B इट बिकेम ड्यूटी ऑफ द स्टेट सो दैट वो कॉपरेटिव्स को प्रमोट करे। एंड अलॉन्ग विद दैट एक नया चैप्टर, एक नया पार्ट संविधान में ऐड कर दिया गया, दैट इज पार्ट 9B, जिसमें आर्टिकल 243Z से लेकर 243ZT तक इट डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कॉपरेटिव्स ओनली, उसका रेगुलेशन वगैरह किस तरीके से होगा। सो दिस वाज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कॉपरेटिव्स। द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। Why I'm talking about women empowerment in here is I'm talking about the benefit of the cooperatives कि cooperatives से क्या क्या फायदा होने लगा, and the benefit including various changes. The changes include जितने भी marginalized और weaker section थे उनको बहुत फायदा होने लगा। That means जो illiterate section थे, जिनके पास bargaining power नहीं थी, जिनकी skill भी बहुत professional नहीं थी, even they started benefiting from this because उन्होंने अपने resource अपने साथ लाने शुरू कर दिए। इनफैक्ट जिस स्किल को वो रिसोर्स नहीं मानते थे वो स्किल रिसोर्सफुल हो गए, जैसे लिज्जत पापड़ का ही एग्जाम्पल था। ऐसे ही कुदुमश्री का भी एग्जाम्पल है केरला में। विद द कोऑपरेटिव स्टोरीज हर जगह फैलने लगी,
लोग सिलाई बुनाई से लेकर पापड़ बनाने और दूध बेचने चाहे बहुत सारे तरीकों को कॉपरेटिव्स के थ्रू करने लगे, because of which the weaker section benefited the most from this, like women and children also benefited the most. ऐसे आपने कहा ना कि पहले सिलाई बुनाई सिर्फ घर तक सीमित थी, पर अब कॉपरेटिव्स की वजह से एक ऐसी स्किल बन चुकी थी जिससे औरतें सिर्फ कमा नहीं रही थी, वो घर की आमदनी में तो हिस्सा दे ही रही थी, उनका खुद का एम्पावरमेंट हो रहा था, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एम्पावरमेंट। इनफैक्ट इनके पास जो पैसा आ रहा था वो बच्चों के विकास में यूज कर रही थी, जिसकी वजह से औरतों और बच्चों दोनों का विकास साथ में हो रहा था। और कॉपरेटिव्स की रीच एक्चुअली बहुत ज्यादा होती है। एक कैपिटलिस्ट जब कंपनी सिर्फ मार्केट पे ध्यान देती है या फिर अपने टारगेट ग्रुप पे ध्यान देती है जो कि पे कर सकता है, कॉपरेटिव्स रिमोट एरिया में भी काम कर सकती है, एंड दैट्स व्हाई इट बिकेम द टूल फॉर द एम्पावरमेंट of the disprivileged section. Now, let's just move ahead, is understanding the other part of the story. That is, cooperatives की वजह से काफी सारे सेक्टर्स को बेनिफिट होने लगा। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इटसेल्फ, एग्रीकल्चर में ट्रिमेंडस चेंज देखने को मिला, बिकॉज कॉपरेटिव्स की वजह से एक तो फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई, वहां से बीच में उनको इंटरमीडिएटरीज की भी जरूरत नहीं पड़ी। लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस मैन इज टेकिंग हिज शुगर केन डायरेक्टली टू द फैक्ट्री, एंड फिर कॉपरेटिव्स की वजह से वो सारे के सारे अपने शुगर केन के लिए प्राइसेस भी ज्यादा बार्गेन करने लगे, बिकॉज ऑफ विच इनफैक्ट रूरल डेवलपमेंट होने लगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने लगा, बिकॉज इरिगेशन में इन्वेस्टमेंट होने लगी, गोडाउन्स में इन्वेस्टमेंट होने लगी, एंड वेरियस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज बिल्ड इन द रूरल एरिया। दिस ऑल्सो लेड टू द पॉलिटिकल चेंजेस, जहां पर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द रूरल सोसाइटी होने लगी, बिकॉज कॉपरेटिव में सभी भागीदार थे और सभी के पास वोटिंग पावर थी। इट ऑल्सो इनहेंस द सोशल सॉलिडारिटी अगेंस्ट द सोशल इविल, जहां पे पहले डिफरेंट कास्ट के लोग एक साथ में आके काम नहीं करते थे, वहां पे भी एक्सपेक्टेड कि ड्यू टू कॉपरेटिव्स पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट कैन कम टुगेदर एंड दे कैन एक्चुअली forget their caste differences. So it played a very important role in enhancing the social moral values of the country. अब जब इतने सारे बेनिफिट इस इकलौते एक्ट ने प्रोवाइड किए थे, तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द चैलेंज टू कॉपरेटिव्स? व्हाई वी स्टिल थिंकिंग अबाउट देम? वी स्टिल थिंकिंग बिकॉज कॉपरेटिव्स अभी भी कहीं ना कहीं जो भूमिका निभा सकते हैं वो निभा नहीं पा रहे हैं, और उसमें बहुत सारे रुकाव आ रहे हैं। और अगर रुकाव की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले जो आपका रुकाव आता है, दैट इज दे आर नॉट एबल टू सेव द अनप्रिविलेज सेक्शन। जिनके लिए बनाया जा रहा है अक्सर उन्हीं को वो बचा नहीं पा रहा, एंड द रीजन इज पीपल फ्रॉम द अपर क्लास एंड अपर कास्ट आर एबल टू हाईजैक द कॉपरेटिव्स। इनफैक्ट वो लोग कॉपरेटिव्स को अपना टूल यूज करते हैं टू इनहेंस देयर इमेज एंड लेटर ऑन किसी पॉलिटिकल पार्टी में इनरोल होने के लिए। Not just this, other problem is bureaucratization and politicization. कोऑपरेटिव से उम्मीद थी कि जो ब्यूरोक्रेट हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट ब्यूरोक्रेट्स इंटरफेयर करते रहे, और इनफैक्ट कोऑपरेटिव्स बिकम द प्लेटफॉर्म जहां से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने भाषण देने लगे, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव्स का ओरिजिनल जो एम था वो कहीं खो गया, और इस घी में आग का काम पुअर गवर्नेंस ने किया, बिकॉज कॉपरेटिव्स में प्रोफेशनल स्किल नहीं थी, प्रोफेशनलिज्म नहीं था, ऑटोनॉमी नहीं थी, और जो डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए था वो भी नहीं था। इनफैक्ट उनके इलेक्शंस तक टाइम में नहीं होते थे, एंड दैट बिकेम द मेजर प्रॉब्लम कि जो कॉपरेटिव्स की सक्सेस स्टोरी इतनी सक्सेसफुल हो सकती थी वो नहीं हुई, एंड इट रिजल्टेड इनटू द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ कॉपरेटिव। उनकी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम होने लगी, इस हद तक कि जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हम गिनने लगे तो एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक से ज्यादा इनके ऊपर एनपीए लग चुका था। इनके एसेट्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बिकॉज ऑफ दिस द कंट्री गॉट वरिड। एंड नॉट जस्ट दिस, कॉपरेटिव्स में भी बहुत रीजनल वेरिएशन मिलने लगी, जहां पे महाराष्ट्र के शुगर कॉपरेटिव्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, केरला के वुमेन कॉपरेटिव बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वहीं पे यूपी बिहार कहीं पीछे रहने लगा। दैट एक्चुअली रेज मेनी कंसर्न कि जब कॉपरेटिव्स की इतनी ज्यादा इनकी कैपेसिटी है तो ये फुलफिल क्यों नहीं कर पा रहे।
And that is where we step in. We just don't talk about suggestion. We give the suggestions, like we just don't talk about challenges. We give the suggestions as well. और यहाँ पे जो सजेशंस आपके आते हैं वो बहुत सीधे सादे हैं बट आसानी से यूज किए जा सकते हैं. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि एस व्यास कमेटी ने कहा था 2001 या 4 के आसपास कि आप कोऑपरेटिव्स की ऑटोनॉमी बढ़ाओ, उनकी गवर्नेंस को इम्प्रूव करो, उसमें ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन कम करो, पॉलिटिसाइजेशन कम करो, उन्हें अपने रास्ते पे काम करने दो और वो अपने आप काम कर सकें. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोऑपरेटिव्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उनमें प्रोफेशनलिज्म डेवलप किया जाए और उनकी ट्रेनिंग की जाए. इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग बेस्ट परफॉर्मिंग कोऑपरेटिव्स हैं उनकी लीडरशिप प्रोवाइड की जा सकती है, उनसे सीखा जा सकता है, या फिर वो इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी वजह से बाकी जो कोऑपरेटिव्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. सो दीज आर सर्टेन स्टेप्स व्हिच कैन बी टेकन. तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की जरूरत है, अच्छी लीडरशिप की जरूरत है और उसी के सहारे से हम क्या कर सकते हैं, हम सहकारिता से समृद्धि लेकर आ सकते हैं. और उसी लाइन में आज की न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टुडेज न्यूज़ टॉक्स अबाउट कि हाउ अ न्यू मिनिस्ट्री इज टू बी स्टैब्लिश्ड टू प्रमोट द कोऑपरेटिव्स. अब कोऑपरेटिव्स इतना इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि उनके लिए एक आदर्श एक मिनिस्ट्री ही बनाई जाएगी. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट. वो कोऑपरेटिव्स की इंपॉर्टेंस को ही बिल्कुल अलग से निखार देता है. And that is something we can learn from. And if you've learned something from our video, then like us, subscribe us, and connect to us through the various medium that we have with us. Thank you.